बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 2 अंकों वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और हमने पूर्व के भागों तक बच्चों लगभग 46 क्वेश्चंस कर लिया है, 46 क्वेश्चंस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 47वां प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47 और अगला भाग। प्रश्न है, चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। यदि x बराबर 75 अंश और तो y का मान ज्ञात कीजिए। या y का मान क्या होगा। चित्र को आप भली भांति देख लीजिए बच्चों। ए ओ सी बराबर y अंश और उसी प्रकार बी ओ सी बराबर x अंश दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। यहाँ हल करके लिख लेंगे ओ ए व ओ बी विपरीत किरणें हैं। कैसे किरणें हैं बच्चों? विपरीत किरणें आप चित्र में देख पा रहे हैं। ओ ए और ओ बी क्या है? विपरीत किरणें हैं। ए ओ सी और बी ओ सी रेखीय युग्म बनाएंगे ऐसे कंडीशंस में। अतः ए ओ सी व बी ओ सी रेखीय युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? रेखीय युग्म बनाते हैं। और जब रेखीय युग्म बनाएंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अर्थात कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। ए ओ सी कितना दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पर x अंश दिया हुआ है। ए ओ सी वाई अंश दिया हुआ है बच्चों और बी ओ सी एक्स अंश दिया हुआ है। तो वाई अंश धन एक्स अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ प्रश्न में आप देख पा रहे हैं x बराबर 75 अंश दिया हुआ है। तो हम x की जगह रख देंगे 75 अंश धन वाई अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिए बच्चों। 180 ऋण 75 बराबर हो जाएगा 105 अंश। कितना हो जाएगा? 105 अंश। अर्थात वाई का मान हो जाएगा 105 जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सममित आकृतियां किसे कहते हैं? सममित आकृतियां किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे बच्चों। वे आकृतियां, ध्यान समझेंगे, वे आकृतियां जिन्हें यदि, ध्यान समझेंगे बच्चों, वे आकृतियां जिन्हें यदि एक रेखा से मोड़ा जाए, तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लें, सममित आकृतियां कहलाती है। सममित आकृतियां कहलाती है। इस तरह से आप लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर। एक बार और प्रश्न समझ लेंगे। वे आकृतियां जिन्हें यदि एक रेखा से मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लें, सममित आकृतियां कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऋण 3 का घात 4 गुणित 5/3 का घात 4 को सरल कीजिए। इससे पहले शायद इस प्रश्न को आप लोगों ने हल कर लिया है। चलिए इसको और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ ऋण का घात 4 दिया है, ऋण 3 का घात 4 दिया है। तो इसको एक बार प्रश्न को हम पुनः लिख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। ऋण का 4 बार गुणा करने से धन हो जाता है, 3 का घात 4 बचेगा। इसी प्रकार बटे में तो 5 का भी घात 4 होगा बच्चों और 3 का भी घात 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं आंसर हल में 3 का घात 4 समान है बच्चों, कट जाएगा, बच गया 5 का घात 4। अर्थात 5 का हम 4 बार गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 25 25 हम होता है 625 जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, गुणा कीजिए 3x धन 4 का 7x वर्ग धन 2x धन 1 से। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न को एक बार और लिख लेंगे। 3x का गुणा करेंगे 7x वर्ग धन 2x धन 1 से। गुणा करने के लिए बच्चों जैसे यहाँ पर 3x लिखा हुआ है तो 3x का गुणा इन तीनों से क्रमशः करेंगे 7x वर्ग धन 2x धन 1 से। उसी प्रकार 4 का गुणा 7x वर्ग धन 2x धन 1 से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 3x का गुणा कर लेते हैं। 3 सत्ते हो जाएगा 21x घात, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो x घात 3 हो जाएगा बच्चों। 3x का 2x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। 3x का 1 से गुणा करेंगे तो 3x होगा। धन 4 का गुणा करेंगे, 4 का 4 सत्ते 28 x स्क्वायर, 4 का 2 से कर देंगे 4 दूनी 8x हो जाएगा और 4 का 1 से करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 21x घात 3 अर्थात x घात 3 वाला और कोई दूसरा पद नहीं है इसलिए उसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसी प्रकार 6x वर्ग है और 28x वर्ग है, दोनों को जोड़ देंगे, सजाती पद हैं। 28 और 6 हो जाता है 34x स्क्वायर, 3x है 8x है, इनको जोड़ देंगे तो 8 और 3 हो जाएगा
11 x उसी प्रकार 4 यहाँ पर अकेला है, तो धन 4। तो ये जो हमको मिला हुआ है 21 x घात 3 धन 34 x वर्ग धन 11 x धन 4, ये इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण 5x धन 2 बराबर 17 को हल कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या है हमारा, 5x धन 2 बराबर 17, ये प्रश्न है। 2 को हम पक्षांतर कर लेंगे, 5x बराबर हो जाएगा 17 ऋण 2, 17 में 2 घटा दीजिए बच्चों, तो 15 बच जाएगा। 1 से बराबर हो जाएगा, चूंकि 5 गुणा है, इधर पक्षांतर करने से भाग हो जाएगा, 15 को 5 से भाग दे देंगे, 5 दिया 15, तो x का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, माना कि घन की भुजा, ध्यान समझेंगे बच्चों, माना कि घन की भुजा a है, क्या है, घन की भुजा बराबर a है। अब घन का आयतन हमको ज्ञात करना है, और घन का आयतन ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ इसका सूत्र होता है 6a², 6 गुणित भुजा का घात 2, घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 दिया हुआ है, 1350 बराबर 6 a का घात 2 हो जाएगा बच्चों, a का घात 2 बराबर हो जाएगा 1350/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a² बराबर हो जाएगा 225, अर्थात 225 का हो जाएगा वर्गमूल। 225 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 15, कितना होता है, 15। ये तो हो गया भुजा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, आयतन। अतः आयतन हम निकालेंगे। अतः आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों भुजा का घात 3, अर्थात 1 का घात 3, 15 का हम 3 बार क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 15 में 225, 225 और 225 गुणा 15 से कर देंगे हम बच्चों, 225 गुणा 15, 15 पंचे 75 का 5, 7, 15 दूनी 30 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, घन मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x घात 3 ऋण 3 x वर्ग धन 6 में क्या जोड़ें योगफल x वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि px जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, px जोड़ा जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, x घात 3 ऋण 3 x घात 2 धन 6, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं बच्चों, px जोड़ रहे हैं, तब हमको प्राप्त हो रहा है x वर्ग ऋण x धन 4। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे पूरे पदों को। px बराबर हो जाएगा x वर्ग ऋण x धन 4 ऋण, अब ऋण के इससे गुणा कर देंगे, ऋण x घात 3 और ये ऋण हो जाएगा धन 3x वर्ग और ये धन 6 हो जाएगा ऋण 6। अब देखेंगे x वर्ग यहाँ पर है, x घात 3 यहाँ पर 3x वर्ग है, 3x वर्ग और 1x वर्ग होता है 4x वर्ग। x कोई दूसरा पद नहीं, 6 और 4 घटा देंगे, यहाँ पर ऋण 6 धन 4 है, तो ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण x घात 3 है। इसको भी ऐसे तरह लिख देंगे बच्चों, ऋण x घात 3 घातांकों के अवरोही क्रम में लिख देंगे, इसको मानक रूप में लिख देंगे। x घात 3 पहले आएगा, फिर आएगा 4x वर्ग, फिर आ जाएगा x, फिर हो जाएगा 2, और ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, समावेशी वर्ग और अपवर्ती वर्ग में अंतर बताइए। इससे पहले इस प्रश्न को हमने शायद हल कर लिया है, चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। समावेशी वर्ग और अपवर्ती वर्ग में अंतर। प्रश्न था बच्चों, समावेशी वर्ग एवं अपवर्ती वर्ग में अंतर बताइए। समावेशी वर्ग, अपवर्ती वर्ग, इससे पहले आप लोगों ने इसका आंसर पढ़ लिया है, दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। समावेशी वर्ग में लिखेंगे, पहला, इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित माना जाता है। जबकि अपवर्ती वर्ग में होता है बच्चों, इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। समावेशी वर्ग में दूसरा हम लिखेंगे, एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। जबकि अपवर्ती वर्ग में लिखेंगे बच्चों, इसमें उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती, किंतु निम्न सीमा सम्मिलित रहती है। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न के साथ ही
हमारा 2 अंकों वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सीरीज का ये समाप्त होता है। अगले भाग में जब आपसे मिलेंगे बच्चों तो 3 अंकों वाले प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।